बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर बहस आते हैं जिसमें हम गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ा रहे होते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जिस सियासी हलकों की बात करें, हम सहाफ़ती हलकों की बात करें, जहाँ कहीं 2 से 4 सियासी या सहाफ़ती हलके जुड़े हुए दिखते हैं, वहीं हम देखते हैं कि 28वीं तरमीम का तस्करा शुरू हो जाता है। 26वीं 27वीं तरमीम की अगर हम बात करें तो तरमीम भी सियासी जमातों के दरमियान वसी तर मशावरत के बाद मुमकिन हुई। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं उज़मा कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। उज़मा कामरान साहिबा, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने 27वीं तरमीम के हवाले से देखा। अब कुछ की जा रही है 28वीं तरमीम के हवाले से। आप किस तरीके से देखती हैं, क्या कुछ मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ये बातें जीनत बनी हुई हैं? देखिए, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे तो कुछ चीज़ें फेक हैं, कुछ रिलायबल भी होती हैं। तो हम सोशल मीडिया की खबरों पर ही जो है वो रिलायबल नहीं रह सकते। और 28वीं तरमीम की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये इस वक्त हर जुबान पे 28वीं तरमीम का चर्चा है और वही होना है जो हमारी क़यादत ने फैसला करना है। अब वो चाहे 28वीं तरमीम की अमेंडमेंट हो या ना हो, ये तो आला क़यादत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला करेगी। मगर हम यही कोशिश करते हैं और हम यही चाहते हैं जो मुल्क की और सिंध की बका में हो वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जानब हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया था और ख़ास करके वोटर्स के हवाले से कुछ बात हो रही थी जिसमें 18 साल की उम्र जो है वो मुख्तस की गई है। बताया जा रहा था कि जी अब उसको बढ़ा के 25 साल कर दी जाए। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के अगर कोई फैसले किए जाएंगे, क्या वो सही होंगे? देखिए, 18 साल की एज एक कानूनी एज है। जब इंसान बालिग होता है तो उसको कानूनन वोट देने का इख्तियार होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि 18 से 25 साल तक का क्या इन्होंने बीच में टर्नओवर रखा कि 18 से 25 साल तक। मैं आपका सवाल भी समझ नहीं पाई हूँ, मुझे दोबारा से रिपीट कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम की इससे पहले भी हमने देखा कि जी बात हुई, फिर वहाँ बताया गया कि जी कराची के हवाले से कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ब्लॉक में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि जी अगर इस तरह के कोई मामला होते हैं और शहर कराची के लिए कितना ज़रूरी है ये? देखिए, अगर इस तरह के मामला होते हैं तो मैंने आपसे कहा ना, हमारी आला क़यादत जो है वही इस चीज़ पे ज़ेर गौर है कि इसको किस तरह से टैकल करना और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मगर देखिए, आप रिसेंटली चीज़ें देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में बल्कि काम जारी और सारी है। तरक्याती मंसूबे भी काफ़ी पूरे हुए हैं और तरक्याती काम भी जो है वो जारी है। तो अमेंडमेंट का भी प्रपोजल ये भी हमने सुना है, कहा जा रहा है कि अभी हमारी क़यादत के पास पहुंचा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ये भी आपने देखा होगा, ये आपकी नज़र से गुजरी होगी न्यूज़। ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर सारी सेटलमेंट बात वगैरह हो गई है, टेबल टॉक हो गई है। तो मैंने वही आपको अर्ज किया कि आला क़यादत ही जानती है कि 28वीं तरमीम होगी या नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा उज़मा कामरान साहिबा, NFC अवार्ड के हवाले से हम हमेशा से बात करते हैं कि जारी है NFC अवार्ड के जरिए फेडरल से कुछ बजट जो है वो मिल रहा होता है। हम देखते हैं कि जी सूबों के अपने अपने अख्तियारात हैं, सूबों के अपने अपने मनसूबे हैं, सूबों के अपने अपने फंड्स हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। आपको लगता है कि शहर कराची पे जो फंड यूटिलाइज किया जा रहा है वो असल मायनों में शहर कराची का पूरा फंड है जो इस्तेमाल किया जाता है? देखें, आप प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं या इस वक्त की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त की बात करूं और मैं अपने इस वक्त नजरिया से अगर डिबेट कर रही हूं मैं आपसे, और मैं देख रही हूं इस वक्त शहर कायद पे काम किया जा रहा है और वो फंड लगाया जा रहा है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि 23 को शाह फैसल से काठोर तक जो ब्रिज बना था वो ओपनिंग के मराहिल में है। 23 को इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि जगह जगह पेवर लग रहे हैं, जगह जगह काम हो रहा है।
ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अवाम का एक रुझान नजर आ रहा है। उस्मा साहिबा की एक जानिब बैरिस्टर मुर्तजा वाब साहब के लिए जो हम देखते हैं कि जी काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुतहरिक है, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस हमारे सामने नजर में आती दिखाई देती है। वहीं सखर की बात करें तो अब सखर का ब्रिज जो है वो टूट जाता है, गिर जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी रोड हमने देखा 4 साल तक उसके सिलसिले जो है वो कभी टूटते हुए कभी जुड़ते हुए दिखाई दिए। अब FWO के पास हम देख रहे हैं कि जी वो तरक्याती काम चला गया। सखर ब्रिज की बात करें तो आपकी जो हुकूमत है, जो आपकी जो सियासी पार्टी है, काफी तनकीद का निशाना अवाम की जानिब से बनाई जा रही है। इस पे आपका क्या अपना एक मौकिफ होगा? देखिए, तनकीद तो होती रहती है। तनकीद करना सियासी इंतकाम भी कह सकते हैं, और तनकीद ना हो तो मैं कहती हूँ वहाँ सियासत नहीं है, जहाँ तनकीद नहीं होती। रहा सवाल सखर की, अगर बात करें तो सखर का ब्रिज काफी दफा मरम्मत की तरफ गया है और मरम्मत हुई भी है। और अगर आप कराची की बात करें, ये जो आपने नाम लिया है अभी यूनिवर्सिटी रोड का, तो यूनिवर्सिटी रोड पे आप देख रहे हैं कि वहाँ काम जारी है। अभी 2 दिन पहले मैं वहां से होके आई हूँ और वहाँ काम जारी है। मुर्तजा वहाब साहब सुबह शाम, लेकिन आपको नहीं लगता 4 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है, अवाम की बहुत ज्यादा चीखने के बाद या अपना गुस्सा निकालने के बाद या सोशल मीडिया पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रोल्स करने के बाद हमने देखा कि जी काम जो है वो उसका आगाज हो गया। लेकिन 4 साल बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मगर देखिए इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है और इतना बड़ा जब रोड्स होते हैं तो वो 2 दिन का तो काम नहीं है, ना 2 महीने का काम है, उसमें टाइम तो दरकार होता है। और अब आप देख रहे हैं कि तेजी से वो काम जो है ना तरक्की की तरफ गामजन है, और उससे आवाम को ही सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम, ये भी बताइएगा हमें कि खास करके जब हम बात कर रहे होते हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, तो उसमें हमने ये भी देखा कि जी अवाम का भी एक बड़ा अच्छा नैरेटिव समझ लें या एक अवाम का अपना मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी 28वीं तरमीम होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि जी तैयार किए जा रहे हैं। अब जो तमाम पार्टीज़ होती हैं, हमने देखा कि हमेशा जब भी कोई तरमीम की जा रही होती है तो उसमें सबकी राय भी होती है, सबसे मशवरा भी किया जाता है। इसी तरीके से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी जब ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो इसका हमारे पास कोई मसविदा, कोई अभी तक इस तरह की बातचीत ही नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जी बातचीत जो है वो समझ लें कि होती हुई दिखाई, अनऑफिशियल ये लेकिन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आने वाले वक्तों में होती तो इसका इम्पैक्ट आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? देखिए, फिर मैं आपसे वही अर्ज करूंगी कि जो चीज मुल्क की बका में, शहर की बका में हो, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। मगर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही कह रहे हैं कि ऑफिशियल कोई हमें ऐसी चीज मौसूल ही नहीं हुई है, तो फिर ये गा बगा खबरें जो है वो यहाँ से वहाँ घूम रही हैं। जब वो चीज मौसूल हो जाएगी तो हमारी आला क़यादत जो है उस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगी। और अगर वो, मैंने आपसे कहा ना, मुल्क के बका में और हमारे शहरों की बका में है तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान की बका, सिंध की बका। क्या बात है, ठीक है। दूसरी तरफ भी बताइएगा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल भी एक और सिलसिला हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी की जमात को जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। शाज़िया मरी के बारे से मैं बात करूंगा कि जहां पे उनको स्टॉप करवा दिया गया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। फिर उसके बाद मैंने देखा एक और वीडियो आई जिसमें हमने देखा कि जी शाज़िया मरी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक साथ नजर आए, बहुत खुशगवार माहौल में बात हुई। तो क्या ये सोशल मीडिया का एक हम ये कहेंगे कि जी प्रेशर था जिसके बाद ये वीडियो सामने आई? नहीं, देखें, इसमें कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था। जब एक डोमेन में 2 बहन भाई काम करते हैं, लेट्स सपोज मेरा घर है या मेरा अपना ऑफिस है जहां हम 2-3 बहन भाई काम करते हैं, तो अगर किसी वजह से चेयरमैन साहब ने उन्हें रुकवाकर और अपनी बात को कंटिन्यू किया, तो एज अ फैमिली मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर औहदेदार, हर वर्कर, हर हमारा जो है MP MNA, वो एज अ फैमिली मेंबर, तो इस पे जो है सोशल मीडिया ने तनकीद का निशाना बनाया है, इसको प्रोपोगंडा खेला गया है। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखा कि एक तरफ उन्होंने जो है वो उनको थोड़ी मतलब के रोका बात करने से और उन्हें जवाब दिया। दूसरे दिन आपने देखा, बल्कि उसी दिन जब वो प्रोग्राम हो रहा था वज़ारत सेहत वाला, तो वो शाज़िया मरी साहिबा और चेयरमैन साहब दोनों खुशगवार मूड में बराबर में बैठे हुए हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम हाईलाइट करें और हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर या आवाम के प्रेशर में आकर इस तरह की जो है ना कोई प्रोग्राम को
ऑर्गेनाइज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फैमिली का हिस्सा होते हैं तो कभी गहमा गहमी में एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे को रोकना पड़ जाता है। ये हो सकता है कि कल को शाजिया मरी साहिबा जो है वो बिलावल साहब को कहती है कि बिलावल साहब मैं जवाब दे दूं, मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज है, ये भी हो सकता है। तो ये तो तनकीद का निशान आपको पता है बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली मेंबर्स है और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, एक और चीज हमने देखी है कि आज एसएन असेंबली में पीटीआई से जो सज्जाद सोमरो हैं उन्होंने लियारी के हवाले से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जी लियारी में जो लोड शेडिंग के मामला सामने आ रहे हैं इसमें उन्होंने केई के लिए करारदाद लेकर आए। वो कहते हैं कि जी ये लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए वरना हम रोड पे आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखें, लोड शेडिंग हम मानते हैं कि लोड शेडिंग की भरमार है। मेरा जो हल्का है जहाँ से मैंने 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, मैं आपको अपनी बात बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। आप जरा किसी दिन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ विजिट कीजिएगा, और मैं अपने सुनने वालों से भी कह रही हूँ और वो लोग जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर और बहुत से ऐसे इलाके हैं, मैं आपको नाम गिनवा दूं फिंगर टिप से, जहाँ कुंडाबाजी बहुत ज्यादा है। जब प्रॉपर बिलिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है लोड शेडिंग का बाइस बनती है। तो हम ये कहते हैं कि आवाम को ये चाहिए कि प्रॉपर बिलिंग करे ताकि उन पे भी बर्डन कम पड़े और ज्यादा से ज्यादा बिजली है वो पहुंच सके हर किसी की। लेकिन ये भी तो देखिए ना हो उसमें कामरान साहब ये भी तो देखिए कि जो कुंडे डालने वाले या कुंडे लगाने वाले उनकी सरपरस्ती किसकी है? क्या पीपल्स तो के इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी के अंदर में आता है या फिर सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है? ये बिल्कुल सिंध में हुकूमत तो देखिए, सिंध में हुकूमत जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है ना, तो इसके ऊपर उनको भी तो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल आवाज उठाते हैं, ऐसा है, बिल्कुल आवाज उठाते हैं। आज तक के आप देखेंगे पूरे सिंध में सोलर प्लेट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। और आप जाएं जरा अर्बन एरियाज में, वहां आपको हर घर की छत पे सोलर मिलेगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है एक अच्छी काविश है। मुझे इसका जवाब देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास के इलेक्ट्रिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चोरी करवा रही है आवाम से कि इलेक्ट्रिक में कुंडाबाजी की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम सबको मिलकर इसके लिए जो है ना अपना हक अदा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी आवाम के साथ है और हमेशा के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज उठाई कि बरमला जहाँ जिन इलाकों में बिलिंग प्रॉपरली है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आपका पर्सनल मौकिफ क्या होगा मीटरिंग के हवाले से? हमने देखा है जी हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया है मीटरिंग के हवाले से, जहां 1000 रुपए जो है वो 1 kV के हिसाब से लगाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये भी एक अवाम पर बड़ा जुल्म होगा? देखिए, अवाम पे तो जुल्म जो है वो सालों से हो रहा है और वफाक की तरफ से जो महंगाई का बोझ और बर्डन है आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इस पे आवाज उठा रही है, महंगाई पे आवाज उठा रही है। पेट्रोल की कीमतें आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, आसमान को छू रही हैं। मगर बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि आवाम के ऊपर बर्डन होगा, इसके लिए सब्सिडी होनी चाहिए, इसके लिए जो है ना तरीका कार बनाना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। क्योंकि हमारा एक ही कॉज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही कॉज है, आवाम की सहूलियत, आवाम का सुकून। ठीक है, उस्मा कामरान साहबा पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत करने के लिए कोशा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस्मा कामरान साहबा की जानिब से, और वह कहती हुई दिखाई दे रही है कि जी 28वीं तरमीम के हवाले से चूंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी अब तक कोई मुसव्वदा कोई चार्ट जो है वो सामने नहीं आया है, तो कबल इस वक्त भी ये बात कहनी होगी कि जी तरमीम जब आएगी या तरमीम के लिए जो पॉइंट्स रखे जाएंगे उस पर कितनी नेगोशिएशन होगी या किस तरीके से जो सियासी पार्टी से वो मिलकर इस पे काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, और एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर काशिफ जंजवा साहब। डॉक्टर काशिफ जंजवा साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम के लिए बातकश की जा रही है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी मुख्तदर जो इदारे हैं, मुख्तदर जो हलके हैं, उसमें भी अब इसकी बात की जा रही है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या 28वीं तरमीम कुछ होने के लिए जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि 28वीं 27वीं तरमीमें जितनी भी होती हैं, देखें जो आमतौर पे असेंबली में आती हैं,
तभी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मीडिया में भी ये कोई दिखाई नहीं जाती, सिर्फ रूमर्स होती हैं, इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता। और लेकिन आपको पता है कि जब 27वीं तरमीम हमने देखा कि जिस तरीके से पास हुई थी, उसी वक्त ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद उसी वक्त कोई 28वीं तरमीम आने वाली है। फिर उस पर हमने देखा था कि जी राना सनाउल्लाह का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जी 28वीं तरमीम शायद कोई एक शोशा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होने के लिए जाता है तो शायद कुछ जगहों पे इसका बेनिफिट मिलेगा। कराची के लिए बात की गई, फिर उन्होंने कहा कि जी अगर बात ऐसी होती है कि 28वीं तरमीम से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन जाते हैं या फेडरल टेरिटरी के अंदर चला जाता है तो ये भी मामला सामने आ रहा था, क्योंकि सिंध में जो हुकूमत सिंध की है वहाँ पे भी देखा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है और जो तरक्याती मंसूबे हैं, जो NFC के हवाले से अवार्ड्स के जो मामलात हैं, इस पे भी कहा जा रहा था कि शायद 28वीं तरमीम में तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं। देखें, एक बात मैं जरूर कहूंगा, 27वीं 28वीं या तरमीम जो भी हो, बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम दुनिया के पहले कानून की बात करें, हम्मुराबी का जो कानून है, उसको भी लगता था कि वो मतलब वो जो तख्तियां निकली तो उसमें भी उसको लगता था कि ये जो उसको कानून मिल रहा है ये आसमान की तरफ हाथ था और सूरज देवता उसको कानून दे रहे हैं। तो हमेशा ये रहा है, दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसके जरिए कोई भी स्टेट तय करती है कि वो जा किस तरफ रही है। अब जितनी तरमीम भी ले आए, बुनियादी बात यह है कि सूबे हमारे सामने हैं, दुनिया के हर मुल्क ने बनाए और इंतजामी बुनियादों पे बनाए। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये हुई कि 47 से लेके अयूब ने आके हमें कहाँ पे खड़ा किया 1 यूनिट करके, फिर उसके बाद 1 यूनिट खत्म होता है। और आप ये देखें कि ज्यादतियां तो ये भी होंगी ना कि जो रियासतें थी, चाहे वो कल्लात की रियासत हो, सवात की हो, उनकी स्टेटस खत्म हो गए। अब अगर तरमीम आती है तो मैं समझता हूं अगर रियासतों की जो पुरानी थी उनको बहाल किया जाता है या उनको सूबों की सूरत में बहाल किया जाए या किसी भी फॉर्मेट में, तो वो बेहतर हो सकता है। और कराची को आप वफाक के अंडर दें या उसको एक खुद मुख्तार हैसियत दें या उसको बहरहाल आपको स्टेटस तो कराची को देना पड़ेगा ना। और सिर्फ कराची नहीं, सिंध में भी एक नहीं 3-4 सूबों की गुंजाइश निकलती है और इसी तरह बाकी जगहों पे भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और केपी तो वैसे भी पंजाब का हिस्सा था। देखें, पंजाब से वो टूट के 1901 में आपने सूबा सरहद बना दिया था, अंग्रेज ने चले बनाया, इंतजामी तौर पे एक अलग सूबा कर दिया ना। उसमें हजारा जो है वो हिंद को बोलने वाले, बल्कि पेशावर भी हिंद को बोली जाती है। पश्तो तो बहुत बाद में 1970 के बाद अफगान जंग के अंदर ये जितनी पश्तो का रुझान हुआ है, वरना आप मकामी लोग देखेंगे पेशावर के वो सब हिंद को बोलते हुए मिलेंगे। अच्छा, एक और बात मैं जरूर कहूंगा कि अब तरमीमों पे बंदा कैसे बात करे। ठीक, तरमीमों पे बंदा किस तरह बात करे। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि अब जिस तरीके से फैसल वाडा का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी एक 2 जुमले में बात की कि भाई 27वीं के बाद 28वीं तरमीम तो जरूर आएगी। तो सियासी हलकों में इस तरह की बात हो तो आपको नहीं लगता कि जी समथिंग इज कुकिंग? या देखें, आप ये बातें तब कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान में पहले ना डिफेमेशन लॉ नहीं होता था, हत्या के इज्जत का कानून एक्टिव नहीं था, कानून सब थे। अब ये हुआ कि अब आम आदमी तो पहले सड़क पे खड़ा होकर कुछ भी कह दे, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो चीज आ जाती है ना, अब सोशल मीडिया पे आप देख ले, साद रफीक ने जाके केस कर दिया कि मेरे फ्लैट साबित करो जिसने, वो एक खातून की वीडियो भी है, वो रोती धो रही है। कल तक वो बड़ी इस तरह की बात करती थी। सिर्फ वो एक खातून नहीं है, सोशल मीडिया पे हर शख्स बेलगाम था और किसी के ऊपर भी कोई भी इल्जाम लगा दिया जाता था और साबित करने का वक्त आए तो कोई नहीं करता था। तो अब डिफेमेशन लॉ बेसिकली देखा जाए तो डिफेमेशन की बात हो रही है ना, किसी की किरदार खुशी। अब 28वीं तरमीम पे आप बात कर लें, कल को गवर्नमेंट ला रही होगी, हो सकता है चेंज कर दे, मैं या आप बात करें तो कल को आपको भी एक नोटिस मिला कि भाई ये तो हमने बातें की नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जैसे एक बात ये आ रही है कि वोटर की उम्र बढ़ाई जाएगी, 18 की जगह 25 या 24 जो भी है वो की जा रही है, जबकि उसी निस्बत से सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे भी ट्विटर हैंडल्स हैं जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के करीब हैं या कहीं किसी भी हल्के के करीब हैं, उनके पास शायद ज्यादा क्या कहते हैं जानकारी है, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जब वो हल्के उसको रद्द करने पे आते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिव अकाउंट्स हैं जो बहुत सारे जिनके पास
मुझे लगता है मालूमात का जखीरा ज्यादा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बाहर से बैठे हों, जो भी पाकिस्तानी है कहीं भी है, चाहे उसमें आर शहजाद हो, चाहे पाकिस्तान में हम देख लें तो एक कायम खानी एक ट्विटर हैंडल है, वहां से भी इस पे बात हो चुकी है कि 25 साल शायद नहीं हो रहे, 25 ईयर्स तो वोटर की एज। तो अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ये भी एक बुनियादी तौर पे देखना चाहिए ना डॉक्टर काशिफ जंडेर साहब कि 25 साल की उम्र का मतलब ये है कि अगर हम वैसे देखें अंदाजन एक शख्स की उम्र 50 से 55 60 साल है, और अगर 25 साल हमने आधी उम्र ही निकाल दी उसकी, तो फिर बचा क्या? अच्छा देखें, पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर आप वोटर का जो कॉन्सेप्ट देखें ना, तो बड़ी मखसूस उसकी शराइत हुआ करती थी, जमींदार होना, फिर अंग्रेज की गुड बुक में होना, फिर उसको बल्कि बात तो मैंने सुना उसका पढ़ा लिखा होना भी समझा जाता था। तो वोट तो मतलब ये नहीं है ना कि हर शख्स किसी भी एज में दे रहा हो। किसी जमाने में 21 साल भी रही, शनाख्ती कार्ड बन रहे होते थे, 21 साल में भी बन रहे होते थे, 18 साल में भी बनने लग गए। अब एज लिमिट आपकी 18 भी है, जब आप शनाख्ती कार्ड भी बना रहे होते हैं, हो सकते हैं आप 21 साल में शनाख्ती कार्ड बना रहे हो। माजी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा भी कुछ हुआ है, शनाख्ती कार्ड या वोट 21 साल पे भी रहा है। तो ये तो फर्क नहीं पड़ता ना। और अब तो आप ये देखें कि जनरेशन बी कह लें या डी, जो भी करंट जनरेशन होती है, वो कोई इतनी समझदार तो कभी भी नहीं होती। नौजवानों को आप कहेंगे वो डिसीजन लेंगे, नौजवान तो इमोशनल होके लेता है। चाहे वो पीटीआई को भी इसी तरह सपोर्ट करता था, नौजवान उठा तो उसने एमक्यूएम को भी इसी वजह से सपोर्ट कर दिया, नौजवान उठा। अच्छा, नून लीग को नौजवानों ने सपोर्ट कभी नहीं किया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग को बिजनेसमैन तबका हमेशा सपोर्ट करता था, और नून लीग के अपने दुख हैं। सबसे बड़ा दुख यह है कि वो कभी अपने कारकुन नवाज नहीं रही। जैसे पीपल्स पार्टी अपने कारकुन के साथ हमेशा स्टैंड लेती है, एक कारकुन की आवाज बनती है, उसके केस हों, उसकी बहुत सारी चीजों में पीपल्स पार्टी की बहुत सारी खामियां हैं, खूबियां भी हैं, और इसीलिए लोगों ने ब्याह के दौर में कोड़े भी खाए थे। आप देख लें पीटीआई के दौर में बानी पीटीआई के लिए कोई कोड़े खाने को तैयार नहीं है। नून लीग का दौर आया तो आप देखें कोई जेलें भरने के लिए नहीं निकला, और मियां साहब भी चले गए, और पीछे जो कारकुन रह गए वो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और खास करके डॉक्टर काशिफ जंडेर साहब खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला इसी मौजू पे जारी रहेगा, लेकिन हम वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक पे जाते वापस आते जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम, जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में, और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, डॉक्टर राजा काशिफ जंडेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, किस तरीके से देखते हैं, खास करके हम बात करें शहर कराची की, इससे पहले फिर हमने देखा था कि फेडरल की जानिब से बात की जा रही थी कि जी सूबों की तकसीम के मामला होंगे या सूबे बढ़ा दिए जाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ जाती है, और उसमें अगर एक शिक ये भी होती है कि जी कराची में मजीद सूबे बनाए जाएं या कराची सिंध में मजीद सूबे बनाए जाएं, आपको लगता है कि इससे शहर तरक्की करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, सूबे बुनियादी तौर पे जो है वो इंतजामी यूनिट्स है ना, ये तो नहीं है कि लिसानी यूनिट्स हैं जी। तो अगर प्रोविंसेस बनते हैं और ऑप्शन आता है, अभी तो ऑप्शन नहीं है ना। अभी तो पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर 1970 में ये अगर ऑप्शन खोल दिया जाता 1973 के आइन के अंदर, तो बड़ा बेहतर हो जाता। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये देखें, सबसे बड़ी मसला यही है कि आप देखें कि बहुत सारे महकमे थे जो वफाक के पास रहे, बहुत सारे महकमे सूबों के पास रहे, और लॉस होता चला गया। अब सूबों में कह दिया गया कि 2/3 मेजॉरिटी होगी, अगर 100 सीटें हैं तो 75 देंगे, तो अब जाके वो कानून बनेगा, तब सूबे की करारदाद सूबे से जाएगी। अब आप देखेंगे केपी सूबे का नाम तब्दील करना एएनपी का 1 पॉइंट एजेंडा था। आज एएनपी खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नाम किया और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा सूबे का नाम तब्दील करने का कि अरबों रुपए लगे। आप सोचेंगे स्टेशनरी चेंज होती है, हर चीज का नाम तब्दील होता है ना, एक छोटे से छोटे महकमे का, तो कम से कम अरबों रुपए का बजट है वो। एक चीज को टेक्निकली आप देखें कि अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में सारे सूबे आप बनाने लग जाएंगे तो हर सूबे पे अरबों रुपए लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन सा सूबा अर्निंग कर रहा होता है। और अब जैसे एक मैं बाहर का देखता हूँ, पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टर ऑफिस होता है कि जो बंदा बाहर जा रहा है वो यहाँ से अपनी मोहरें लगवाता है, तस्दीकें करवा रहा होता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पासपोर्ट के होते हुए प्रोटेक्टर ऑफिस जाएंगे। मैं अहमदाबाद में देखता हूँ प्रोटेक्टर ऑफिस के ऊपर लोगों की बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जो फीस है उससे ज्यादा ले रहे हैं। अब ऐसा है नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज बताई।
तो इसी तरह से प्रोटेक्टर ऑफिस के अलावा आप जितने वफाकी इदारे ले जाए, लाइब्रेरी देख लें ना आप, कराची में नेशनल लाइब्रेरी देख लें, 18वीं तरमीम जब आई 2010 गालिबन था टाइम, तो आप मैं लियाकत नेशनल लाइब्रेरी जाया करता था, 2010 के बाद गया तो वहां कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो वफाक सिर्फ सूबे के पास गई तो उनसे चली ही नहीं। देखिए सूबा कौन सा सही काम चलाता है, वो सिर्फ पंजाब का एक सूबा है देखिए जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वहां मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजों में है। तो अच्छा नियत का भी है, अगर आप कहेंगे ना छोटे सूबे आप बना दें जी। तो एक सूबे बात की काम ही नहीं करना मेरे भाई। जब वो सिंध अभी भी काम नहीं कर रहा, आप उसके 6 सूबे बना दें, आपको क्या लगता है काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अच्छा फिर सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोविंस मैनेजमेंट तौर पे बनाएं तो फिर उनको अपने फंड खुद रेज करने पड़ते हैं। और ये देख, अच्छा कराची का भी जो आप कह देते हैं कि ये फंड रेजिंग कर रहा है, कराची फंड जनरेट नहीं कर रहा होता, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। फंड जो पैसा है ना वो कलेक्शन करता है, कराची कलेक्शन करता है कि तमाम बैंकों के हेड ऑफिस कराची में, तो पूरे पाकिस्तान का जब कलेक्शन होता है पैसों का, टैक्स हर चीज, तो वो कराची में शो होता है। चाहे वो जितने भी बैंक आप ले लें, बड़े सारे शेड्यूल बैंक ले लें, बाकी भी बैंक ले लें। ठीक देखिए स्टेट बैंक उसूलन इस्लामाबाद में होना चाहिए, लेकिन वो भी कराची में है, और स्टेट बैंक भी बहुत बड़ा अखराजात है चीजें। फिर इसी तरह आप और पोर्ट की बात कर लें कि कराची पोर्ट से पहले बहुत ज्यादा चीजें कस्टम क्लियर होती थी, तो यहाँ शो होती थी, रेवेन्यू शो होता था। अब ड्राइव पोर्ट भी बन गई, बहुत सारी जगहों पे बनी, तो उससे ये फर्क पड़ा कि कराची से कस्टम क्लियर होती है गाड़ी, वो जाके वहीं पे निकलती है, जो भी ड्राई पोर्ट है, चाहे सियालकोट की है या कहीं भी है, तो वहीं पे उसका कस्टम दिया जा रहा है। सर ये मुझे बताएं कि क्या अगर इस तरह के कोई मामला सामने आ जाएंगे तो क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? छोटे सूबे भी अगर बन जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन जाते हैं, क्या इसका बेनिफिट ओवरऑल पाकिस्तान के लिए होगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, तो क्या अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ जाती है और इससे बेनिफिट पूरे पाकिस्तान के लिए, तो आपको लगता है कि ऐसी चीज होनी भी चाहिए? इसीलिए और जब ये बात कुछ की जा रही है, इसका मतलब यही है कि 28वीं तरमीम के मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले वक्तों में। देखें हर दौर में ये चीजें कोशिशें की गई, हर दौर में नई चीजें की जाती रही। अयूब दौर में क्या नहीं हुआ, 1 यूनिट हुआ ना, 1 यूनिट का लॉस हो गया, क्योंकि 1 यूनिट की वजह से आप देख लें वो खत्म हुआ, फिर हम प्रोविंसेस में चले गए। अब आप बलूचिस्तान में आ जाएं तो बलूचिस्तान की जो बड़ी आबादी है वो तो बरोई है, बुनियादी तौर पे जो मकामी है, बलोच मकामी नहीं है, मकामी जो बलूचिस्तान के लोग थे, अंग्रेज का जब दौर गया तो उस जगह का नाम बलूचिस्तान उसने दे दिया था। ठीक है जी। आप इसी तरह से बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? स्मगलिंग इशू है। वहां पे आप देख लें, आप आके उनकी स्मगलिंग कंट्रोल कर लें, उसके बाद क्या होगा आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि पूरे बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। अभी पिछले दिनों ये बात हुई कि फाटा जो मर्ज हो गए अजला खैबर में, उन अजला में भी आप जाके देखें नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सवात में सब जगहों पे चलती हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ी का क्या मतलब है कि वो गाड़ी टैक्स ही नहीं दे रही, तो वो गाड़ियां अफगानिस्तान के रास्ते ही आ रही है ना, इसका मतलब है। तो पाकिस्तान के लिए वो सूबे जो है वो जनरेट क्या करेंगे मुझे बताएं। आप बलूचिस्तान के 2 सूबे बनाएं, 3 बना लें, कलाब जो अच्छी जगह थी उसको आप दोबारा से एक जगह वैली दे दें। सिवाय पंजाब के कुछ भी नहीं चलेगा। पंजाब आज भी चल रहा है, पंजाब को अगर आप 3 सूबों में भी बांटे तब भी वो चलेगा। अच्छा जो सराइकी बेल्ट आप कहते हैं वही सराइकी सिंध में भी आबाद है, वो जितने सराइकी वो बेसिकली सारे बलोच हैं। और लेकिन वहां पे वो 62 से पहले लफ्ज सराइकी मौजूद नहीं था, मुल्तानी लैंग्वेज कहलाती थी, मुल्तानी लहजा पंजाबी का। तो टेक्निकली आप देखेंगे आप उनको बना दें तो रेवेन्यू क्या जनरेट करेगा? अगर सराइकी बेल्ट पे आप प्रोविंस बनाएंगे कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा जो एक गोल्डन ट्रायंगल कहलाती है पंजाब में, अगर आप देखें गोल्डन ट्रायंगल जो है पंजाब में, आपकी सियालकोट हो गए, गुजरांवाला हो गए, लाहौर से ये जो पट्टी एक ट्रायंगल कहती है, पंजाब में सबसे बड़ा बिजनेस ये जनरेट करती है, अरबों डॉलर का नहीं तो करोड़ों डॉलर का ये जो है बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। और ये आज से नहीं करते, वजीराबाद से लेके। ठीक है, मतलब ये आने वाले वक्तों में अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो धचका है वो नस्ली सियासी जो लीडरान जो नस्ल दर नस्ल अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक तरीके से खात्मे का बाइस होगा।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजा काशिफ जज्जर साहब। और चूंकि टेक्निकल इशू की वजह से शायद लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम के मामला तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी किस्म का कोई मुजव्वज़ा या किसी किस्म की कोई असम्बली में करारदाद इसके हवाले से पेश नहीं की गई है। लेकिन जाहिर यही किया जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम के आने के बाद बहुत से मामला, बहुत से सूबों के इख्तियारात, बहुत से NFT अवार्ड्स के मामला जो है वो मंजर आम पर आएंगे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी हालात दिया साथ तो होगी। आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।